ये बात आज से लगभग 10 साल पहले की है। विमल रॉय एक जानी मानी कंपनी में लेखक थे। उनके लेख कई सारे अखबार और मैगजीन्स में छपा करते थे। वो ज़्यादातर लेख सच्ची घटनाओं पर लिखते हैं। उनके लेख हॉरर और क्राइम थ्रिलर पर आधारित रहते हैं। उनका इन विषयों को सबके सामने रखने का तरीका इतना शानदार था कि कोई भी सामान्य से सामान्य किस्सा बहुत ही बड़ा और धारदार लगता। एक बार उनको कंपनी के एडिटर के पद पर नियुक्त किया गया। उनका उस पद पर पहला काम था पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के बैगा भूत के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इस वजह से उनको ग्राउंड लेवल पर जाकर अच्छे से तहकीकात करके लेख लिखना था। वो तुरंत ही इस काम के लिए राजी हो गए। वैसे भी ये उनका पसंदीदा काम था और 2-3 दिन बाहर घूमना भी हो जाएगा, ये मानकर उन्होंने हामी भर दी। वो एक दिन पश्चिम बंगाल पहुंचे। पहले 2 दिन तो वो मन भर कर घूम लिए और फिर उसके बाद वो सुंदरबन की तरफ जा निकले। सुंदरबन में घूमने के लिए उन्होंने एक जीप रेंट पर ली थी, जिसकी परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पहले ही ले ली गई थी। वो सुंदरबन की तरफ आगे बढ़े। उससे पहले वहाँ एक छोटा सा गांव आया, जहाँ वो थोड़े समय के लिए रुके और आराम किया। वहीं पर उनकी भेंट सुबोध से हुई, जो कि गांव वालों में थोड़ा ज़्यादा समझदार दिखाई पड़ रहा था। इसलिए विमल रॉय ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उससे सुंदरबन जाने की बात की। विमल को एक गाइड की ज़रूरत थी, जो कि सुंदरबन का जानकार हो और उसे अच्छे से पूरा वन घुमा सके। उस काम के लिए वो जो कोई भी तैयार हो उसे 5,000 रुपये देने को तैयार थे। ये सुनकर सुबोध की आंखें चमक गई, क्योंकि वो गांव सुंदरबन के पास था, जहां कोई सुविधा नहीं थी। वहां के लोगों के लिए 5,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। सुबोध ने विमल के साथ जाने के लिए हामी भर दी और दोनों थोड़ा आराम करने के बाद सुंदरबन की ओर निकल पड़े। सुबोध जीप चला रहा था। उनके बगल में बैठा हुआ विमल उससे बातें करते हुए सुंदरबन की जानकारियां जुटा रहा था। ऐसे करते करते वो बहुत घूमे, अनेकों जानवर देखे और साथ ही सुबोध ने बंगाल टाइगर की भी बहुत जानकारी दी। ऐसे करते करते दोनों अब वन के बाहर आने वाले थे, लेकिन इस बात में अब रात हो चुकी थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। अभी भी बहुत रास्ता काटना बाकी था। इसलिए सुबोध ने विमल से विनती की कि और आगे जाने से मना करने लगा। उसके मुताबिक आगे जाने से बाघ के हमले का खतरा बढ़ जाएगा। वो जिस एरिया में थे वहाँ बाघ कभी कभी ही आते थे, इसलिए वो रात वहीं गुजारना एक अच्छा निर्णय था। विमल भी उसकी बात आसानी से मान गए, क्योंकि उनको भी वहाँ रात बितानी थी। उनको वो एरिया काफ़ी पसंद आ गया था। उन्होंने अपनी जीप एक जगह छुपा कर रख दी। जीप को बंद कर दोनों बातें करने लगे। विमल अपने साथ लाए विस्की की बोतल भी लाए थे। वो देख कर तो सुबोध के मज़े आ गए। दोनों पैग मारते हुए बातें कर रहे थे। बातों बातों में विमल ने बैगा भूत की बात की। उसका नाम सुनकर सुबोध की आंखों में डर छा गया। उसका सारा नशा जैसे उतर सा गया। उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। तभी सुबोध बोला, अरे साहब, कृपा करके उसका नाम इस वन में मत लेना। आप कुछ भी बोलो, मगर उसका नाम मत लो। ये सुनकर विमल हंसने लगा
और बोला, अरे क्या हुआ? उसके बारे में नाम लेते ही तुम इतने डर गए? मैं तो खास उसी के लिए आया हूँ। तुम इतना क्यों डर रहे हो? बैगा भूत कोई बड़ा तुर्रम खा है क्या? सुबोध अभी भी उसको मना कर रहा था, तभी बाघ की एक गर्जना सुनाई दी, जिसे सुनकर दोनों की हालत पतली हो गई। सामने देखा तो एक बाघ उन्हीं की तरफ आ रहा था। दोनों अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन वो बाघ जीप के नजदीक आया और दरवाजे का शीशा तोड़कर थोड़ी ही देर में सुबोध को फाड़ डाला। ये देखकर विमल के शरीर ठंडे पड़ गए। आज तो मरना पक्का है, यही उनके दिमाग में था। जैसे ही उसने सुबोध का सिर धड़ से अलग देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। जैसे ही वो बाघ उनकी तरफ आया, उन्होंने अपने आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद आंखें बंद रखने के बाद उनको कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही उन्होंने अपने आंख खोली तो उनके सामने सुबोध पीठ फिराकर खड़ा था। ये देखकर वो हैरान रह गए। तभी विमल बोला, सुबोध। तभी पूरा सफेद पड़ चुका सुबोध पीछे मुड़ता है और एक हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, ये सब मेरा ही खेल था। आपको मेरे बारे में जानना था ना, इसलिए। तभी विमल बोला, कौन हो तुम? मैं ही हूं जिसके बारे में तुम यहां आए हो, बैगा भूत। ये सुनकर उसने तुरंत ही जीप चालू करी और फिर वहां से तेजी से निकलने लगा। मगर तभी उसने शीशे में देखा कि वो बैगा भूत गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था। विमल को जैसे भी करके वहां से निकलना था। वो बहुत तेजी से कार चलाते हुए वहां से भागकर पास ही के एक बस्ती में पहुंच गया। और फिर जब शीशे में पीछे देखा तो फिर वहां पीछे कोई नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। राघव ऑफिस जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का ही वेट कर रहा था। एक तो पहले से ही लेट हो चुका हूँ, पता नहीं ये बस कब आएगी। कुछ परेशान होते हुए उसने अपने आप से कहा। उसकी नज़र सड़क पर जमी हुई थी। तभी वहाँ एक लड़की आकर उसके बगल में खड़ी हो गई। उसने एक सफ़ेद कलर का गाउन पहन रखा हुआ था। राघव को महसूस हुआ कि लड़की उसी की तरफ देख रही है। पहले तो वो थोड़ी हिचकिचाई, उसके बाद थोड़ी हिम्मत जताकर वो राघव से बोली, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी, मुझसे? हाँ बोलिए। मेरा नाम रीता है। मैं यहाँ मुंबई में अकेली रहती हूँ। काम के सिलसिले में मुझे पुणे से मुंबई आना जाना पड़ा। मेरे पिता नहीं हैं, माँ अकेली है, हमारे पुणे के घर में रहती है। ओह अच्छा, मेरा नाम राघव है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राघव ने थोड़ा हिचकिचाते और मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए अपने घर पुणे नहीं जा पा रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द माँ तक कुछ पैसे पहुँचाने हैं। ऐसा कहते हुए उसने एक लिफाफा राघव को पकड़ा दिया। पैसे का नाम सुनते ही राघव हिचकिचाने लगा। वो सोचने लगा कि पता नहीं ये लड़की मेरे ऊपर इतना यकीन क्यों कर रही है। अगर आपको पैसे ही भिजवाने थे तो आप मनी ऑर्डर कर दीजिए, उसने कहा। हाँ, हर महीने तो मैं मनी ऑर्डर ही करने वाली थी, लेकिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन पैसों का जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये किसी तरह से मेरी माँ तक पहुँचा दीजिए। राघव सोचने लगा, लगता है इस लड़की की माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। ऐसा ना हो कि मनी ऑर्डर पहुँचने से पहले ही। ठीक है रीता, देखो आज शुक्रवार है, मेरी कल और परसों 2 दिन छुट्टी रहती है। मैं कल ही पुणे जाकर
इस लिफाफे को तुम्हारी माँ तक पहुंचा दूंगा। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। रीता ने ऐसा कहा और उसके मासूम चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। राघव ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी कश्मोकश थी। उसके बाद राघव की बस आ गई और वो तुरंत ही अपनी बस में बैठकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। अगले दिन शनिवार था। राघव सुबह उठा तो उसे अचानक याद आया कि उसे रीता के पैसे उसकी माँ तक पुणे पहुँचाने हैं और वो तुरंत ही तैयार होकर रेलवे स्टेशन पहुँच गया। कुछ देर बाद भी ट्रेन आई और करीब 3 घंटे सफ़र करने के बाद राघव पुणे पहुँच गया। रीता ने लिफाफे पर अपने घर का एड्रेस लिख रखा था। स्टेशन से टैक्सी पकड़ राघव रीता के घर पहुँच गया। वो एक पुराना बंगला था। ऐसा लग रहा था जैसे कई पीढ़ियों ने उस घर में अपना जीवन बिताया हो। राघव ने डोर बेल बजाई लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसने फिर से डोर बेल बजाई। 3 बार डोर बेल बजाने के बाद आखिरकार एक वृद्ध महिला ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी औरत होने के साथ साथ बहुत बीमार लग रहे थे। बुढ़ापे की वजह से उसका शरीर झुक गया था और वो बार बार खांस रहे थे। नमस्ते आंटी, क्या आप रीता जी की माँ है? बुढ़िया चौंक गई जैसे वो इस नाम को बहुत सालों के बाद सुनी हो। हाँ, मैं ही हूँ अभागन रीता की माँ। राघव को समझ नहीं आया कि रीता की माँ उसे अभागन क्यों कह रही है। उसने आगे बढ़कर उस महिला को वो लिफाफा पकड़ा दिया। जी, मैं मुंबई में रहता हूँ। वहीं मेरी मुलाकात आपकी बेटी रीता से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए उन्होंने मुझे ये कुछ पैसे दिए और कहा कि मैं जल्द से जल्द इन पैसों को आप तक पहुँचा दूँ। बुढ़िया के चेहरे पर एक ऐसा भाव आ गया जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। काफ़ी देर तक वो कुछ नहीं बोली और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, मानो उसने कोई उलझी हुई गुत्थी सुलझा ली हो। क्या बात है आंटी, कोई प्रॉब्लम है क्या? राघव अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ा और घर के बाहर ले गई। राघव को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो भी ये जानना चाहता था कि बुढ़िया आखिर उसे कहाँ लेकर जा रही है। घर के बाहर एक पतला सा रास्ता था जिस पर अब वो दोनों ही चल रहे थे। कुछ देर में राघव को एक बड़ा सा चर्च नजर आया। चर्च के बगल में ही एक बड़ा सा कब्रिस्तान था। इससे पहले राघव कभी कोई कब्रिस्तान नहीं गया था। उसे एक अजीब सा डर सताने लगा। बुढ़िया उसका हाथ खींचते हुए उसे कब्रिस्तान में ले गई और कुछ दूरी पर ही एक कब्र के पास ले जाकर रुक गई। देखो इसे। बुढ़िया ने अपनी उंगली से उस कब्र की ओर इशारा कर दिया। राघव ने कब्र पर नजर दौड़ाई। कब्र पर वही जानी पहचानी फोटो लगी हुई थी। यकायक राघव को याद आया कि ये तो रीता की ही फोटो है। नीचे लिखा था, हमारी प्यारी रीता डिसूजा, जन्म 1991, मृत्यु 2022। राघव को लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये कैसे हो सकता है आंटी? उसने हड़बड़ाकर पूछा। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। यही सच्चाई है बेटा, मेरी बेटी साल 2022 में ही मर चुकी है। तुम्हें जो मिली वो रीता नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। जब उसकी जॉब लगी थी तो वो बहुत खुश थी। मेरे लाख समझाने पर भी वो चली गई मुंबई में काम करने के लिए। बुढ़िया रोती रोती अपने साथ घटी घटना को बयां करने लगी। आगे बुढ़िया ने कहा, हर महीने मुझे वो पैसे भेजा करते थे।
हम लोग घंटों फोन पर बातें किया करते थे। फिर अचानक एक दिन पुलिस वालों का फोन आया और उन्होंने बताया कि रीता का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। बुढ़िया के सब्र का बांध टूट चुका था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। राघव ने उसे दिलासा दिया, जब उसे पता चला होगा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है तो उसने तुम्हारे जरिए मेरी मदद करने की ठान ली होगी। बहुत नेक दिल थी मेरी बेटी। राघव ने बुढ़िया को उसके घर पहुंचा दिया और उससे विदा लेते हुए वहां से चला गया। फिर से रेलवे स्टेशन जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। पास ही के बस स्टॉप पर वहां से मुंबई जाने की बस का इंतज़ार करने लगा। बस आने के बाद वो बस में बैठ गया। मन बहलाने के लिए उसने खिड़की से बाहर नज़ारों को देखना शुरू किया। अचानक ही उसकी नज़र रास्ते के किनारे खड़ी एक महिला पर पड़ी। वो रीता ही थे। उसने वही सफ़ेद गाउन पहन रखा था। अब उसके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी। वो बहुत ही खुश थी, मानो उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई हो। वो हाथ हिलाकर राघव को विदा कर रहे थे। मैं लखीमपुर में ही जन्मा और पला बड़ा था। 12वीं के बाद ही बीटेक करने के लिए बेंगलोर चला गया और उसके बाद कुछ साल नौकरी करके अमेरिका। अभी 2 साल पहले ही अमेरिका से वापस भारत आया हूँ। पैसा काफ़ी जमा हो गया है। अब सोच रहा हूँ कुछ बिजनेस शुरू करूँ। नौकरी से अब उकता गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बस में बैठे आकाश के साथी पैसेंजर ने कहा। वो आकाश के पिता की उम्र के थे और उनके चेहरे पर जिंदगी भर का तजुर्बा खासा झलक रहा था। आकाश को हमेशा ही अच्छा लगता था अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ सलाह मशवरा करना। जब तक उसके पिताजी जिंदा थे, ऐसा कोई जिंदगी का फैसला ना रहा जो उसने उनकी सलाह मशवरा के बगैर लिया हो। 4 साल पहले उनके परलोक चले जाने के बाद उसे उनकी कमी हर पल झलकती थी। जब लखनऊ से वो अपने ननिहाल के लिए बस में बैठा तो इत्तेफाकन ये बुजुर्ग उनके बगल में ही बैठ गए और फिर उनकी बातचीत शुरू हो गई। तो लखीमपुर में अभी कौन कौन है? उन्होंने दिलचस्पी के साथ पूछा। अभी तो सिर्फ चाचा हैं, उनके बच्चे तो सब बाहर हैं। मैं भी वैसे लखनऊ ही रहता हूँ। मेरी वाइफ और बच्चे फ़िलहाल लखनऊ में मेरी मम्मी के साथ हैं। अच्छा, तो लखीमपुर चाचा से मिलने जा रहे हो? फिर पूरे परिवार के साथ क्यों नहीं आए? नहीं अंकल, दरअसल चाचा तो खुद ही लखनऊ अभी कुछ दिन पहले आकर गए। मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि अपने बचपन के दोस्त अभिषेक से मिलने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, वो क्या करता है? अभिषेक कभी लखीमपुर से बाहर नहीं निकला। उसे वहीं रहना पसंद है। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी भी गुजर गई। इन सब के लिए वो खुद को दोष देता है। कहता है कि वो ही बुरा नसीब लेकर पैदा हुआ है, मगर ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है अंकल। तो इस पर उन अंकल ने कहा, हाँ, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। ये तो भगवान का किया धरा है, अब क्या कहें। फिर आकाश ने कहा, अभी जब उसने सुना कि मैं इंडिया वापस आ गया हूँ तो मुझे एक दिन कॉल किया उसने। फिर वैसे भी अभी मैं खाली ही बैठा था तो सोचा कि उससे मिलकर ही आता हूँ। बहुत बढ़िया, अपने दोस्तों से मिलो और उसे समझाओ कि फिर से ज़िंदगी बसा ले। अकेले काटना बेहद ही मुश्किल काम है। आकाश ने सहमति से सिर हिलाया। कोशिश करूँगा। वो लखनऊ से लखीमपुर 2.5 घंटे में पहुँच गए। बस स्टॉप पर उतरने के बाद आकाश ने अपने साथी पैसेंजर से विदा ली और फिर एक रिक्शा पकड़ लिया। राजगढ़ चलना भाई। इतने साल अमेरिका में रहने के बाद उसे एक अलग ही रोमांच आ रहा था अपनी जन्मभूमि या फिर अपने घर वापस आने पर।
रिक्शा चालक पैडल मार रहा था और आकाश जिज्ञासा के साथ वही पुराने रास्ते, चौराहे, दुकानें, यही सब देख रहा था। बहुत कुछ बदल चुका था और बहुत कुछ अभी तक वैसा का वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। बस स्टॉप से अभिषेक के घर पहुंचने में उसे सिर्फ 15 मिनट लगे। बड़े शहरों से छोटे शहरों में आने के बाद सबसे ज़्यादा अचरज यही होता है कि जो दूरियां बचपन में ज़्यादा लगती थी वो अब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है। अभिषेक का घर 3 मंजिला था जो कि उसकी कॉलोनी राजगढ़ का आखिरी गली के अंदर जाकर एकदम कोने पर था। घर के चारों ओर अच्छा खासा खुला खुला जगह भी था जहाँ पर गार्डन आदि बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। कई बड़े बड़े पेड़ थे। आकाश को आम के पेड़ नजर आए मगर वो सारे पेड़ जैसे सूख चुके थे। घर भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था जैसे कि बहुत दिनों से घर की साफ सफाई नहीं हुई हो। खैर, आकाश घर के नजदीक गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो अभिषेक ने दरवाजा खोला। अभी खड़ा ही रहेगा या आगे भी आएगा? कोई तमीज कमीज बची है कि नहीं? आकाश उससे कुछ फासला छोड़कर रुकते हुए बोला। अभिषेक हंसता हुआ सीढ़ियां उतरा और उसकी तरफ बढ़ा, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अरे कितना फूल गया यार तू, आकाश बोला। उसे अपने इर्द गिर्द अभिषेक का चर्बी से भरा शरीर महसूस हो रहा था। सब गांव का आबो हवा खान पान का असर है। तुम अमेरिका वालों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अभिषेक मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोला। चल भाई, अब आ गया हूं, देखते हैं तुम्हारे गांव की आबो हवा मुझ पर क्या असर करती है। आकाश ने बोला तो अभिषेक हंसा, जिसके बाद उन दोनों के बाद थोड़ी इसी तरह की बातचीत होने लगी। जिसके बाद आकाश ने अभिषेक से कहा, अच्छा तू रुक, मुझे एक काम करने आना है, ठीक है, मैं अभी तुरंत ही आता हूँ। जिसके बाद आकाश घर से निकलकर वापस से बाजार की तरफ चला गया। दरअसल आकाश अभिषेक के घर काफ़ी सालों के बाद आया था और वो इस तरह से खाली हाथ नहीं आना चाहता था, मगर उसे याद ही नहीं रहा, इसलिए वो बाजार मिठाइयाँ खरीदने गया था। उसे पास ही में राजीव चाचा की दुकान दिखी। वो राजीव चाचा को बहुत अच्छे से जानता था। राजीव चाचा अभिषेक और आकाश को बचपन से जानते थे। वो वहाँ पर मिठाइयाँ खरीदने गया। राजीव चाचा को उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, मगर फिर उनके कहने पर वो उसे पहचान गए। राजीव चाचा ने आकाश को कहा, बहुत अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अभिषेक के बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा। तो इस पर आकाश ने हैरान होते हुए राजीव चाचा से पूछा, अभिषेक के बारे में क्या? तो इस पर राजीव चाचा ने कहा, तुम्हें बताया नहीं किसी ने? अभिषेक ने अभी 2 महीने पहले ही खुदकुशी कर ली। ये सुनकर तो आकाश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ होश ही नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब अभिषेक 2 महीने पहले ही मर चुका है तो फिर वो कौन था जिसे अभी आकाश मिलकर आया था।